नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र को कितने पैरामीटरों के आधार पर डिवाइड किया गया। उसमें हमने ये देखा कि क्रिस्टल तंत्रों को 6 पैरामीटर के आधार पर और 7 भागों में डिवाइड किया गया था। और जो 6 पैरामीटर जिनमें थे 3 तो दूरियाँ थी और 3 थे क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर 3 तो थे क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर काटी गई दूरियाँ और 3 थे क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों के बीच बनने वाले कोण। ये जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है कोऑर्डिनेट। जनरली अपन इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट और इस चैप्टर में हम इनको बोल रहे हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और जब अपन किसी क्रिस्टल को यानी किसी घनीय इकाई कोशिका को तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर यानी क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर रखते हैं तो इकाई कोशिका यानी यूनिट सेल क्या करती है, क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर एक निश्चित दूरी काटती है। एक्स अक्ष पर जैसे अपन ने माना कि दूरी ए काट रही थी, वाई अक्ष पर दूरी बी काट रही थी और जेड अक्ष पर दूरी सी काट रही थी। ए, बी और ये सी, ये तो 3 दूरियां हो गई जो कि क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर काटता है। और 3 कोण हो गए, अल्फा कोण, बीटा और गामा। तो 3 तो दूरियां हो गई, 3 कोण हो गई। इस प्रकार ये कुल 6 पैरामीटर हो गए। इन 6 पैरामीटरों के आधार पर हमने क्रिस्टल तंत्रों को 7 भागों में डिवाइड किया था और उन 7 भागों के नाम, एक था क्यूबिक यानी घनीय, एक था रोम्बोहेड्रल, और एक पढ़ा था हमने ऑर्थोरोम्बिक, एक पढ़ा हमने मोनोक्लिनिक, एक पढ़ा अपन ने ट्राइक्लिनिक, एक पढ़ा अपन ने हेक्सागोनल, एक पढ़ा अपन ने ट्राइगोनल। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार अपन ने ये 7 क्रिस्टल क्लास पढ़ी थी और इनके बारे में, इनके जो पैरामीटर्स की जो कंडीशन है, डिस्टेंस की जो कंडीशन है वो अपन ने देखे थी और इनके एंगल्स के जो कंडीशन है वो अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। और पिछले वीडियो से हर बार बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है किसी न किसी रूप में। आज हम पढ़ेंगे ब्रेवेज जालक के बारे में कि ब्रेवेज जालक क्या होता है। ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेवे नाम का एक वैज्ञानिक था, इस ब्रेवे ने यह बताया कि हमारे पास जो 4 प्रकार की यूनिट सेल हैं, कौन कौन सी। एक तो अपन ने पढ़ी थी सिंपल यानी सरल, या इसको बोलते हैं अपन प्रीमिटिव यानी आधे प्रकार की इकाई कोशिका। दूसरी अपन ने इकाई कोशिका पढ़ी थी बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरी जो अपन ने पढ़ी थी यूनिट सेल वो पढ़ी थी अपन ने एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जो चौथी पढ़ी थी अपन ने वो पढ़ी थी अपन ने ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब और क्रिस्टल समुदाय क्रिस्टल अपने 7 प्रकार के हो गए। अब ब्रेवेज क्या कहता है, ब्रेवेज ने यह कहा कि जितने भी क्रिस्टल समुदाय हैं, जितने भी जो 7 हमारे क्रिस्टल फैमिली हैं, ब्रेवेज ये कहता है कि प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय में ये जरूरी नहीं है कि ये चारों प्रकार की इकाई कोशिकाएं संभव हो। यानी अपन यूं समझें, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल क्लास है अपनी, क्यूबिक। अब क्यूबिक की कंडीशन जैसे A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये अपनी क्यूबिक क्रिस्टल क्लास है। अब ब्रेवेज ये कहता है कि क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के जितने भी क्रिस्टल हैं उन क्रिस्टलों में केवल 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं बन सकती हैं। कौन कौन सी बनती हैं। एक तो क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के जो क्रिस्टल हैं उनमें जो इकाई कोशिका पाई जाएगी वो एक तो ये पाई जा सकती है, यानी ऐसे क्रिस्टल पाए जाएंगे। क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के ऐसे क्रिस्टल ज्ञात हैं
जिनमें इकाई कोशिका उपस्थित होती है, सिंपल इकाई कोशिका। दूसरा, ऐसे क्रिस्टल भी इस वर्ग के, इस क्लास के ऐसे क्रिस्टल भी है हमारे पास जिनमें इस प्रकार की यानी बीसीसी यानी काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका बनती है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती है। ऐसे क्रिस्टल भी अपने पास हैं किस वर्ग के, क्यूबिक फैमिली के, जिनमें बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका भी उपस्थित है। इस प्रकार के क्रिस्टल भी उपस्थित हैं अपने पास इस वर्ग के, जिनमें एफसीसी प्रकार की इकाई कोशिका भी उपस्थित है। लेकिन इस प्रकार का अब तक कोई क्रिस्टल ज्ञात नहीं है अपने को इसीसी फैमिली का है, क्यूबिक फैमिली का, जिसमें इसीसी प्रकार की इकाई कोशिका बन सकती हो। ब्रेवेज के कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, उन 7 क्रिस्टल समुदाय में जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय में इन चारों प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण संभव हो। वह कहता है कि जितने भी 7 अपने क्रिस्टल वर्ग हैं, क्रिस्टल क्लास हैं, उन क्रिस्टल क्लासों में अवयवी कणों को कुल हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कुल 14 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय में चारों प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण संभव नहीं है। कुछ क्रिस्टल क्लास ऐसी है जिनमें 2 प्रकार की इकाई कोशिकाएं बनती हैं, कुछ क्रिस्टल क्लास ऐसी है जिसमें ऐसे क्रिस्टल ज्ञात हैं अपने पास जिनमें केवल एक ही प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है। ऐसे क्रिस्टल क्लास, कुछ क्रिस्टल क्लास ऐसी अपने पास जिसमें चारों प्रकार की यूनिट सेल का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो इस प्रकार ब्रेवेज ने यह बताया कि 7 क्रिस्टल समुदायों में अवयवी कणों को यानी फंडामेंटल पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 14 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि ब्रेवेज ने यह बताया कि इन 7 क्रिस्टल समुदायों में हम टोटल कितने प्रकार की यूनिट सेल बना सकते हैं, 14 प्रकार से पार्टिकल को व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक होते हैं। अब वो होते कैसे कैसे हैं उनको आप समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल समुदाय 7 और ब्रेवेज जालक अगर याद रखने के लिए रखें अपन तो ब्रेवेज जालक 7 दूनी 14, यानी कुल ब्रेवेज जालक कितने टाइप के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। अब वो होते कैसे हैं ये अपन एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आता है कि ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने को पता है कि ब्रेवेज जालक 7 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल वर्ग कितने हैं, क्रिस्टल फैमिली है, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहेंगे कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अब अपने पास 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। एक है क्यूबिक, दूसरा अपने पास रोम्बोहेड्रल, सॉरी, तीसरा अपने पास ऑर्थोरोम्बिक और चौथा अपने पास मोनोक्लिनिक, पांचवा अपने पास ट्राइक्लिनिक, छठा है अपने पास हेक्सागोनल और सातवां है अपने पास ट्राइगोनल। ये कुल 7। इनके हिंदी के नाम और लिख देता हूं मैं इस तरफ। इसे बोलते हैं अपन घनीय क्रिस्टल क्लास, इसे अपन बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, इसे बोलते हैं अपन विषमलंबाक्ष। इनके दूरियों की और इनके कोणों की जो कंडीशन है वो बार बार नहीं लिखूंगा, और मैं पिछली वीडियो में आपको बता दिया। आप पिछला वीडियो देख करके इनकी दूरियों की और कोणों की शर्तों को देख सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं एकंताक्ष, एकंताक्ष, इसे अपन बोलते हैं त्रिंताक्ष, इसे अपन बोलते हैं षटकोणीय, इसे अपन बोलते हैं त्रिकोणीय। तो ये अपने पास 7 क्रिस्टल क्लास हैं और इन 7 क्रिस्टल क्लासों के डिवाइडेशन का जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया। 6 पैरामीटर हैं जिनमें 3 दूरियां हैं और 3 एंगल हैं। अब ब्रेवेज ये कहता है कि आपने जो 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं पढ़ी हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल क्लास के अंदर वो चारों प्रकार की इकाई कोशिकाएं बन सकती हो, या ये जरूरी नहीं है कि क्यूबिक फैमिली के जितने भी क्रिस्टल हैं उनमें वो चारों इकाई कोशिकाएं पाई जाएं।
ब्रेवेज के अनुसार ब्रेवेज ये कहता है कि जो क्यूबिक फैमिली है, क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली है, उसमें केवल जितने भी क्रिस्टल आपको ज्ञात हैं या जितने भी क्रिस्टल अब तक हमारे पास क्यूबिक कैटेगरी के हैं, उनमें केवल और केवल 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं देखी गई हैं। वो कौन सी? एक तो इसमें जितने भी क्रिस्टल, एक तो इसमें सिंपल प्रकार की, यहां मैं लिख देता हूं ब्रेवेज जात। ब्रेवेज ये कहता है कि क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के अंदर ऐसे क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे जिनमें सिंपल प्रकार के यूनिट सेल पॉसिबल हो। दूसरा, ब्रेवेज ये कहता है कि क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में आपको ऐसे क्रिस्टल भी मिल जाएंगे जिनमें बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण पॉसिबल हो। और ब्रेवेज के अनुसार क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में आपको ऐसे क्रिस्टल भी मिल जाएंगे जिनमें एफसीसी प्रकार की इकाई कोशिका बनती हो। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेवेज के अनुसार क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली के अंदर कुल कितने प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण पॉसिबल है? कुल 3 प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण है। सिंपल इकाई कोशिका पाई जा सकती है इनमें बीसीसी प्रकार की इकाई कोशिका पाई जा सकती है और इनमें एफसीसी, यानी ऐसे क्रिस्टल भी ज्ञात हैं क्यूबिक कैटेगरी के, ऐसे क्रिस्टल भी ज्ञात हैं जिनमें सिंपल इकाई कोशिका उपस्थित है, ऐसे क्रिस्टल भी ज्ञात हैं जिनमें बीसीसी इकाई कोशिका उपस्थित है, ऐसे क्रिस्टल भी ज्ञात हैं जिनमें एफसीसी यूनिट सेल ज्ञात है। लेकिन इसी से एक और चौथी अपन ने पढ़ी थी ईसीसी प्रकार की। तो ब्रेवेज ये कहता है कि क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली का अपने पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई क्रिस्टल नहीं है जिसमें ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल हो। इसका मतलब क्यूबिक क्रिस्टल फैमिली में ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ब्रेवेज। दूसरा जो है वो उसके अनुसार दूसरा द्विसमलंबाक्ष है, उसमें ब्रेवेज ये कहता है कि इसमें जो क्रिस्टल पाए गए हैं उनमें जो इकाई कोशिका देखने को मिली है वो है एक तो सिंपल प्रकार की और एक बीसीसी। यानी द्विसमलंबाक्ष कैटेगरी के या द्विसमलंबाक्ष क्लास के फैमिली के जितने भी क्रिस्टल हमें मिले हैं अब तक, उनमें या तो सिंपल यूनिट सेल पाई गई है या फिर बीसीसी। इसका मतलब इसमें एफसीसी और ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण पॉसिबल नहीं है। या फिर अपन यूं कहें कि द्विसमलंबाक्ष कैटेगरी के या द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल फैमिली में ऐसा कोई भी क्रिस्टल नहीं है हमारे पास जिसमें एफसीसी प्रकार की या फिर ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण संभव हो या एफसीसी या ईसीसी प्रकार की यूनिट सेल पाई जाए। तीसरा है विषम लंबाक्ष। ब्रेवेज के अनुसार ब्रेवेज ये कहता है कि विषम लंबाक्ष क्रिस्टल फैमिली के अंदर जितने भी क्रिस्टल हमें पाए गए हैं उनमें एक तो ये यूनिट सेल पाई गई है, सिंपल यूनिट सेल का निर्माण पॉसिबल है इसमें, एक इसमें बीसीसी का निर्माण पॉसिबल है, इसमें एफसीसी का निर्माण भी पॉसिबल है और इसमें ईसीसी का भी पॉसिबल है। तो जो ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्ष जो क्रिस्टल फैमिली है उस क्रिस्टल फैमिली के अंदर चारों प्रकार यानी इस फैमिली के अंदर जो क्रिस्टल पाए जाते हैं उन क्रिस्टलों के अंदर चारों प्रकार की यूनिट सेल देखने को मिलती हैं। यानी एकमात्र ऐसी क्रिस्टल फैमिली है हमारे पास जिसमें चारों प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण संभव है या पॉसिबल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी क्रिस्टल क्लास है जिसमें सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी चारों प्रकार की यूनिट सेल वाले क्रिस्टल पाए जाते हैं या चारों प्रकार की इकाई कोशिकाओं का निर्माण संभव है। तो वो कौन सी क्रिस्टल क्लास है अपनी? विषम लंबाक्ष या फिर ऑर्थोरोम्बिक। अगली है एकंताक्ष। इस प्रकार की क्रिस्टल फैमिली में ब्रेवेज के अनुसार एक तो जो इकाई कोशिका है वो सिंपल प्रकार की बन सकती है और एक बन सकती है ईसीसी प्रकार की, और बाकी बच गए 3 त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय क्रिस्टल फैमिली। उनमें एक ही बन सकती है और वो कौन सी? सिंपल। इसमें भी कौन सी? केवल सिंपल। और इसमें भी कौन सी? केवल सिंपल। इस प्रकार ब्रेवेज के अनुसार पार्टिकल्स जो है फंडामेंटल पार्टिकल और क्रिस्टल समुदायों के अनुसार फंडामेंटल पार्टिकल्स को अपन 14 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। घनीय क्रिस्टल समुदाय के अंदर अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं, द्विसम लंबाक्ष में अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, विषम लंबाक्ष में 4 प्रकार से कर सकते हैं, एकंताक्ष में 2 प्रकार से, त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय के अंदर अपन केवल अभिविकरणों को सिंपल यूनिट सेल के पैटर्न में ही अरेंज कर सकते हैं। या फिर यूं कहें अपन कि किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल क्लास में कौन कौन सी प्रकार के क्रिस्टल पाए जाएंगे और उनमें कौन कौन सी यूनिट सेल पॉसिबल होगी, ये अपन
ये अपन किसकी थ्योरी के अनुसार पढ़ते हैं? ब्रेवेज के अनुसार। अपने को ब्रेवेज बताता है कि सातों क्रिस्टल समुदायों के अंदर जो आपने 4 इकाई कोशिकाएं पढ़ी है, वो 4 इकाई कोशिकाएं कौन कौन से क्रिस्टल समुदाय में कौन कौन सी इकाई कोशिकाएं पॉसिबल है, ये अपने को ब्रेवेज बताता है। तो अपन ब्रेवेज जालक के बारे में अगर पढ़ते हैं तो अपन ये पढ़ते हैं कि ब्रेवेज जालक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से क्रिस्टल वर्ग में कौन कौन से ब्रेवेज जालक पॉसिबल है, ये आप अपन इस टेबल से देख सकते हैं। अब अपने को ये पता चल गया कि घनीय यानी क्यूबिक कैटेगरी के जो क्रिस्टल है, उन क्यूबिक कैटेगरी के क्रिस्टल के लिए ब्रेवेज जालक कितने हो गए? 3। इसमें द्विसमलंबाक्ष या रोम्बोहेड्रल कैटेगरी के जो क्रिस्टल वर्ग हैं उसमें कुल कितने ब्रेवेज जालक पॉसिबल हैं? 2। और विषम लंबाक्ष यानी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल फैमिली के जो क्रिस्टल हैं उनमें कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक बन सकते हैं? 4 प्रकार के। एकंताक्ष में कितने बन सकते हैं? यानी मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार के, ट्राइक्लिनिक में 1 प्रकार का, षटकोणीय में 1 प्रकार का और त्रिकोणीय में भी 1 प्रकार का। अब इन सभी को अपन जोड़ लें। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 2 11, 12 13 और 14, टोटल काउंटिंग कितनी हो गई? 14 ब्रेवेज जालक। तो ब्रेवेज जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ये बताया किसने? ये ब्रेवेज ने बताया। ब्रेवेज ने ये बताया कि कुल 7 क्रिस्टल समुदायों में हम अवयवी कणों को, फंडामेंटल पार्टिकल को 14 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ब्रेवेज जालक। तो एग्जाम में ब्रेवेज जालक से भी क्वेश्चन आता है, तो आप अपनी नोटबुक में इस टेबल को नोट कर लीजिए और ये दिमाग में रखिए कि क्रिस्टल फैमिली 7 होती है और ब्रेवेज जालक 7 दूनी 14 होती है। कौन से क्रिस्टल समुदाय में कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक पॉसिबल हैं? घनीय में 3 प्रकार के, द्विसमलंबाक्ष में 2 प्रकार के, विषम लंबाक्ष एकमात्र ऐसी क्रिस्टल फैमिली है जिसमें 4 प्रकार के ब्रेवेज जालक पॉसिबल हैं। तो इसके बारे में आप स्टार लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार ये टोटल 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक हो गए। अब अपन आगे पढ़ते हैं निबिड़ संकुलन के बारे में। ये निबिड़ संकुलन क्या होता है, किसे कहते हैं अपन निबिड़ संकुलन? निबिड़ संकुलन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज पैकिंग। और क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ, निकट। अपन पढ़ते हैं अब निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन या अपन इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज क्लोज पैकिंग का मतलब है, इसे अपन सिंपल वे में यूँ समझ सकते हैं, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 10 बच्चों के या 15 बच्चों के बैठने की जगह है, तो 10 बच्चे उसमें या 15 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अब हमने क्या किया, उन बच्चों को पास पास हटा करके उसमें 15 की बजाय अपन ने 30 बच्चों को बैठा दिया। तो पहले जो 30 बच्चे बैठाने से पहले जो पैकिंग थी वो थोड़ी ढीली थी, बच्चे आराम से बैठे हुए थे। उस दूसरी बार जब अपन ने 15 की जगह 30 को बैठा दिया तो अब पैकिंग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी कम जगह उतनी थी लेकिन अपन ने कैपेसिटी से ज़्यादा क्या कर दिया, बच्चों को उसके अंदर बैठा दिया। तो इस प्रकार जो बाद वाली अरेंजमेंट हो गया, जो बाद वाली व्यवस्था हो गई, वो क्या हो गई, पहले की तुलना में क्लोज हो गई, निबिड़ हो गई। यानी इस प्रकार की व्यवस्था को अपन बोलते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ का मतलब है एक निश्चित आयतन में अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन बोलते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब हो गया कि एक निश्चित आयतन में अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को अपन बोलते हैं निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। यानी अवयवी कणों को इस प्रकार से एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि उनके बीच अंतराकाश
कम रहे, यानी उनके बीच डिस्टेंस कम रहे, उनके बीच की जगह कम रहे और कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल व्यवस्थित हो जाएं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन बोलते हैं निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन को यदि अपन डिफाइन करना चाहेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? निबिड़ संकुलन को यदि अपन डिफाइन करना चाहें तो अपन यूं डिफाइन करेंगे, निश्चित आयतन में अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया की अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त करने को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन का मतलब हो गया निश्चित आयतन में अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त करने को ही अपन निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब निबिड़ संकुलन जो है वो 3 प्रकार का होता है। निबिड़ संकुलन एकविमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है और त्रिविमीय हो सकता है। वैसे जो हमारे क्रिस्टल हैं वो त्रिविमीय होते हैं, लेकिन हम जो त्रिविमीय संरचना है या त्रिविमीय क्रिस्टल है उसे प्राप्त करने के लिए पहले एकविमीय क्रिस्टल बनाएंगे, उसके बाद द्विविमीय और द्विविमीय से त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना का निर्माण करेंगे हम। तो निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होगा, एक एकविमीय, दूसरा द्विविमीय और तीसरा त्रिविमीय। हमारे काम का केवल त्रिविमीय, क्योंकि हमारे जो क्रिस्टल है वो किस प्रकार के होते हैं? त्रिविमीय होते हैं। तो हम डिटेल्ड जो स्टडी है वो त्रिविमीय की करेंगे। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? निबिड़ संकुलन होता है 3 प्रकार का। एकविमीय निबिड़ संकुलन, एकविमीय निबिड़ संकुलन, एकविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा हो गया द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा हो गया, तीसरी कैटेगरी हो गई त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी 1D क्लोज पैकिंग, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 2D क्लोज पैकिंग, और त्रिविमीय दैट मीन्स 3D यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार 3 प्रकार का निबिड़ संकुलन है कोऑर्डिनेट्स के बेस पर। अगर केवल एक अक्ष पर अपन अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं तो उसे अपन कहेंगे एकविमीय। यदि अपन 2 अक्षों पर चलें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर चलें, तो उसे अपन बोलते हैं द्विविमीय। और यदि अपन तीनों अक्षों पर चलें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में एक साथ अगर अपन बढ़ें तो फिर अपन उसे बोलेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एकविमीय जैसे अपन अपने पास अवयवी कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है,
उन फंडामेंटल पार्टिकल को ठोस गोला माना गया और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया। ये एक ठोस गोला है और इसी ठोस गोले को अपने चैप्टर में अपन क्या कह रहे हैं, अवयवी कण यानी कंपोनेंट पार्टिकल यानी फंडामेंटल पार्टिकल। अब इन कणों को व्यवस्थित करना है और जब निबिड़ संकुलन की बात आए तो निबिड़ का मतलब है या क्लोज का मतलब है एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक, और दो पार्टिकल्स को अपन ज्यादा कितना नजदीक ला सकते हैं, अपन इतना ही नजदीक ला सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर ले, स्पर्श कर ले। अब हमने क्या किया, ये जैसे मान लो कि ये अपने पास एक्सिस है, अपन ने पार्टिकल को कंपोनेंट पार्टिकल को अरेंज करना व्यवस्थित करना शुरू किया, तो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल जब अपन अरेंज करेंगे इसी एक्सिस के ऊपर तो अपन यूं कर सकते हैं कि इसको स्पर्श कराते हुए रख दें दूसरा पार्टिकल। तीसरा पार्टिकल जब अपन रखेंगे तो इससे ज्यादा नजदीक नहीं ला सकते, इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि दोनों पार्टिकलों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, स्पर्श कर लिया, ये इससे ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे। तीसरे पार्टिकल को यदि अपन रखें तो तीसरा पार्टिकल भी इन दो पार्टिकल को स्पर्श करते हुए रखते हैं अपन, चौथा पार्टिकल भी इसी प्रकार से इनको स्पर्श करते हुए रखते हैं, इसी प्रकार आगे अन्य पार्टिकल इनको स्पर्श करते हुए रखते जाएंगे। अपन पार्टिकल तो रखते जा रहे हैं, निबिड़ संकुलन भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमने किया क्या है, हमने पार्टिकल्स को यानी फंडामेंटल पार्टिकल को केवल एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर अरेंज किया है। अभी अपन ने नीचे कोई पार्टिकल नहीं रखा है, ऊपर कोई पार्टिकल नहीं रखा है, न तो अपन वाई अक्ष में चले हैं और न अपन जेड अक्ष में चले। अपन ने केवल फंडामेंटल पार्टिकल को एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर रखा है, एक्स अक्ष के ऊपर। तो जब अपन पार्टिकल्स को या पार्टिकल्स की जो क्लोज पैकिंग है वो एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर एक एक्सिस के ऊपर करते हैं, तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को अपन बोलते हैं, इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यहाँ केवल एक ही एक्स पर बढ़े अपन। दूसरी है द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल को जैसे अपने पास दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स अक्ष और दूसरी हो गई वाई अक्ष। अब अपन एक्स अक्ष पे भी चलेंगे और वाई अक्ष पर भी आगे बढ़ेंगे। अपन ने यहाँ एक पार्टिकल को अरेंज कर दिया, एक पार्टिकल को यहाँ अरेंज कर दिया, दूसरा पार्टिकल अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, तीसरा पार्टिकल अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, चौथा पार्टिकल अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, पांचवा पार्टिकल यहाँ अरेंज कर दिया, छठा पार्टिकल यहाँ अरेंज कर दिया। इसका मतलब अपन इस अक्ष पर चले। अब अपने को नीचे की ओर बढ़ना है। दूसरा पार्टिकल अपन ने जैसे मानो यहाँ अरेंज कर दिया, तीसरा पार्टिकल अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, नेक्स्ट अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट अपन ने यहाँ अरेंज कर दिया, नेक्स्ट यहाँ अरेंज कर दिया। उसके बाद और नीचे अरेंज कर सकते हैं, एक अरेंज यहाँ कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ अरेंज कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ अरेंज कर दिया, पार्टिकल यहाँ। इस प्रकार अपन इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, इस अक्ष पर भी आगे बढ़ सकते हैं और इस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अपन ने दो कोऑर्डिनेट कवर किए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और जब दो कोऑर्डिनेट कवर करते हैं तो एक परत बन जाती है। तो इस प्रकार यहाँ क्या किसका निर्माण हो रहा है कि ये क्या बन गई, एक परत बन गई। और अपने को पता है कि परत जो है वो द्विविमीय होती है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं। क्यों ऊंचाई इसलिए नहीं मान रहे अपन, क्योंकि अपन ने अभी जेड अक्ष के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं रखा है। अभी अपन ने दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पार्टिकल रखे हैं, अपन ने एक्स अक्ष पर पार्टिकल रखे हैं और वाई अक्ष पर पार्टिकल रखे हैं। इस प्रकार अपन ने दो कोऑर्डिनेट कवर किए, इसीलिए अपन इस प्रकार के जो क्लोज पैकिंग है उसे अपन बोलते हैं द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और फिर है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब है कि टू डायमेंशनल। अब अपन ने इसमें क्या किया, जैसे वन डायमेंशनल बनाया, ये एक वन डायमेंशनल लेयर है। जो वन डायमेंशनल है ये क्या है कि ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, जबकि ये क्या है कि ये एक परत है। अब इन पंक्तियों से अपन ने परत बनाई और इन परतों से अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करेंगे। यानी जैसे एक परत है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, लेकिन जब इस एक परत के ऊपर जब अपन दूसरी परत और रख देते हैं तो फिर उसको ऊंचाई भी हो जाती है, यानी वो तीनों कोऑर्डिनेट्स को कवर करती है
और जब अवयवी कण तीनों कोऑर्डिनेट्स में अरेंजमेंट हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स में व्यवस्थित हो, तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को अपन बोलते हैं त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब अपन इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, इनके बारे में सेपरेटली अलग अलग पढ़ते हैं। अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं निबिड़ संकुलन, एकविमीय निबिड़ संकुलन की। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एकविमीय निबिड़ संकुलन। एकविमीय निबिड़ संकुलन। एकविमीय का आपको पता चल गया है कि एकविमीय का मतलब है कि अपन फंडामेंटल पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल है उनको केवल एक ही कोऑर्डिनेट के ऊपर अरेंज करेंगे, और एक कोऑर्डिनेट के ऊपर जब अपन क्लोज पैकिंग करनी है, अपने को निबिड़ संकुलन करना है, तो अपन इससे ज्यादा निबिड़ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा क्लोज नहीं ले जा सकते हैं अपन। इससे ज्यादा नजदीक आप नहीं ला सकते इनको, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अपन इसी कोऑर्डिनेट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ये है एकविमीय निबिड़ संकुलन। इस एकविमीय निबिड़ संकुलन में एक पार्टिकल जो है, जैसे इस पार्टिकल की अपन बात करें, ये एक पार्टिकल अन्य कितने पार्टिकल्स को स्पर्श कर रहा है, अन्य कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में है, ये एक पार्टिकल अन्य अदर 2 पार्टिकल के कांटेक्ट में। तो एक पार्टिकल यानी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट के अंदर एक पार्टिकल जितने भी अदर पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, यानी एक पार्टिकल अन्य जितने कणों को स्पर्श करता है, कणों की उस संख्या को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। एक पार्टिकल निबिड़ संकुलन में क्लोज पैकिंग के अंदर एक पार्टिकल अन्य जितने भी पार्टिकल्स को स्पर्श करता है या अन्य जितने पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, उस संख्या को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल की बात की जाए तो ये पार्टिकल एक तो इसके संपर्क में है और दूसरा इसके संपर्क में है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये पार्टिकल अन्य कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। तो इसका इस एकविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या बोलते हैं अपन इसे, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2 हो गया। और इस एकविमीय परत से, एकविमीय सॉरी परत नहीं है, ये पंक्ति है, क्योंकि अपन एक एक्स पर चले हैं, तो ये क्या है कि ये पंक्ति। अब इस एकविमीय पंक्ति से अपने को द्विविमीय संरचना बनानी है। जब द्विविमीय की बात करेंगे अपन, तो पंक्ति नहीं है, फिर वहां परतें बनना सब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां अपन 2 कोऑर्डिनेट्स को कवर करेंगे। अब अपन बात करें द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। दूसरा निबिड़ संकुलन अपना द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें करना क्या है, बनाना उसी से अपने को एकविमीय से ही, एकविमीय पंक्तियों को आपस में अरेंजमेंट करके व्यवस्थित करके अपने को द्विविमीय निबिड़ संकुलन करना है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी 2 डायमेंशनल जो निबिड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग है, वो 2 टाइप से की जा सकती है। वो 2 टाइप कौन कौन सी है, एक तो अपन कर सकते हैं फर्स्ट ए द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन दैट मीन्स 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और बी प्रकार का जो अरेंजमेंट है दूसरा, इसे अपन बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन
दैट मीन्स 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब करते इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने एक पंक्ति ली, एक भी में की एक पंक्ति ली अपन ने, ये एक पंक्ति, ये एक पंक्ति ली अपन ने। यह पंक्ति तो केवल एक ही एक्सिस को कवर करती है, इसके नीचे अपने को यानी वाई एक्स में बढ़ना है अपन ने। अब दूसरी पंक्ति को अपन द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं, एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति रखते हैं, और दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी पंक्ति का पार्टिकल पहली पंक्ति के एक कण के ठीक नीचे रहे। जैसे एक पंक्ति तो ये हो गई, पंक्ति ए मान लिया अपन इसे, या पंक्ति फर्स्ट पंक्ति मान लिया अपन इसे, दूसरी पंक्ति रख रहा हूं मैं। दूसरी पंक्ति में इस प्रकार रखिए कि पहली पंक्ति के कणों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल आ जाए। ये दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल आ गया, या दूसरी पंक्ति आ गई। अब दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति रखते हैं अपन, तीसरी पंक्ति भी ठीक इसी प्रकार से रखनी है कि तीसरी पंक्ति का पार्टिकल पहली पंक्ति के पार्टिकल के ठीक नीचे रहे। तो इस प्रकार से अपन पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पंक्तियों को पहली पंक्ति के ठीक नीचे रखते जाएं, और इस प्रकार से रखें कि पहली पंक्ति के नीचे ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के पार्टिकल, दूसरी पंक्ति के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के पार्टिकल, और इस प्रकार से व्यवस्थित करते जाएंगे तो एक परत का निर्माण हो जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों को कवर कर लिया अपन ने, तो एक परत का निर्माण हो गया। अब इस परत में देखने वाली बात यह है कि जहां एक विमीय पंक्ति के अंदर एक पार्टिकल अन्य दो कोणों को स्पर्श कर रहा था, वहीं इस द्विविमीय परत के अंदर, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन के अंदर एक पार्टिकल, कोई सा भी एक पार्टिकल उठा ले अपन, जैसे अपन इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल की, तो ये पार्टिकल अन्य कितने पार्टिकल्स को स्पर्श कर रहा है, अन्य 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में है। एक इसके, एक इसके, एक इस पार्टिकल के और एक इस पार्टिकल के। ये पार्टिकल इन 4 कणों को स्पर्श कर रहा है, और जब इन स्पर्श करने वाले कणों के केंद्रों को अपन मिला देते हैं तो मिलाने पर एक वर्ग यानी स्क्वायर का निर्माण होता है। इसी कारण अपन इसको वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। लेकिन वर्गाकार कहने के साथ साथ अपन इसके पहले द्विविमीय लगाते हैं। द्विविमीय का मतलब यह है कि ये वर्गाकार निबिड़ संकुलन तो है, लेकिन ये द्विविमीय प्रकार का है, यानी 2 अक्षों को कवर कर रहा है। और अपन समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या एक पार्टिकल 4 अन्य कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। नेक्स्ट, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं, जैसे एक पंक्ति ले ली अपन ने एक विमीय की, इस एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखना है कि पहली पंक्ति के 2 कणों के बीच में ये जो खाली जगह बच रही है, इस खाली जगह में दूसरी पंक्ति का एक कण व्यवस्थित हो जाए। जैसे पहली पंक्ति हो गई फर्स्ट, अपन दूसरी पंक्ति रख रहे हैं, दूसरी पंक्ति का एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा पार्टिकल ये रहा, चौथा पार्टिकल ये रहा, आगे का पार्टिकल इस प्रकार से। तीसरी पंक्ति रखते हैं, तीसरी पंक्ति इस प्रकार से रखनी है कि तीसरी पंक्ति के पार्टिकल दूसरी पंक्ति के 2 कणों के बीच में बने खाली जगह यानी रिक्त स्थान को भर ले। तो तीसरी पंक्ति अपन रखें तो इस प्रकार से तीसरी पंक्ति का एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, इस प्रकार से फर्दर आगे चलते जाएंगे। इस प्रकार से एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति, दूसरी के नीचे तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्तियों को रखते जाएंगे। लेकिन पंक्ति को रखने के लिए पैटर्न ध्यान में ये रखना है कि पहली पंक्ति के 2 अवयवी कणों के बीच में जो खाली जगह रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में ही दूसरी पंक्ति का पार्टिकल व्यवस्थित हो जाए, अरेंज हो जाए। अब इस प्रकार के अरेंजमेंट में देखने वाली बात यह है कि बनती तो यहाँ भी परत ही है, क्योंकि अपन यहाँ पर भी 2 ही कोऑर्डिनेट्स को कवर करते हैं, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को। लेकिन इस बार देखने की जो व्यवस्था, इस बार की जो व्यवस्था है वो वर्गाकार व्यवस्था से थोड़ी अलग है। अलग कैसे है कि जब अपन एक कण की बात करें, किसी एक कण की, जैसे इस कण की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल अन्य कितने कणों को स्पर्श करता है, एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक कण अन्य 6 कणों के कांटेक्ट में है, 6 कणों को स्पर्श करता है। और जब अपन ने इन स्पर्श करने वाले 6 कणों के केंद्रों को आपस में मिलाया
तो मिलाने पर एक षटकोण यानी हेक्सागोनल प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसीलिए अपन इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार का है? द्विविमीय प्रकार का है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई है, केवल ऊंचाई नहीं है। यहाँ भी अपन ने 2 अक्षों को कवर किया। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन कि एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी एक पार्टिकल की समन्वय संख्या कितनी है, तो एक पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, क्योंकि एक पार्टिकल अन्य कितने पार्टिकल को स्पर्श करता है? 6 पार्टिकल को स्पर्श करता है। तो ये रहा अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा, ब्रेवेज जालक के बारे में पढ़ा। और कल का जो वीडियो अपन बनाएंगे उसमें अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। अपन ने एकविमीय से द्विविमीय बनाए, द्विविमीय 2 प्रकार के बना लिए अपन ने। अब इन्हीं दोनों द्विविमीय परतों से अपन त्रिविमीय प्रकार के जालक यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो के साथ साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। उन नोट्स को जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिख के भेज दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।